हाँ भाई, तो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं इन चार तरह की रिएक्शंस को, वाटर के साथ रिएक्शन, हेलोजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन और अमोनिया के साथ सोल्यूशन बनाने पर क्या होता है, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों का। तो पहले अपन ये एल्कली मेटल जिसमें आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब, उसको अगर हम वाटर में रिएक्ट करवाते हैं तो आपका हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। जैसे अपन यहाँ Na लेंगे, NaOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर अपन एल्कलाइन अर्थ मेटल लेंगे जिसमें आपका मैग्नीशियम वगैरह आ गया, तो इसमें भी सेम चीज़ होती है, बस यहाँ पे MOH वोल्टेज आ जाता है। फिर एक बात करते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ की, कि MOH कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो वो आपको वापस से मेटेलिक स्ट्रेंथ की बेसिस पे देखना रहता है। तो नीचे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो ना, सोडियम से सीजियम की तरफ, तो आपकी मेटेलिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। मेटेलिक स्ट्रेंथ बढ़ती है यानी कि बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। फिर अपन बात करते हैं हेलोजन के साथ रिएक्शन की, ये हो गया। हेलोजन के साथ रिएक्शन की बात करें, क्लोरीन और इनके साथ रिएक्ट करने पर ये MCl बनता है। ठीक है, जैसे Na और Cl2 रिएक्ट करोगे तो NaCl बनेगा। अब यहाँ पे अपन Mg और Cl2 को रिएक्ट करेंगे तो MgCl2 बनेगा। ठीक है, मतलब सेकंड ग्रुप के अंदर MX2 फॉर्म की चीज़ें बनेंगी और फर्स्ट ग्रुप के अंदर MX फॉर्म की चीज़ें बनेंगी। आप बना सकते हो वैलेंसी की बेसिस पे, सॉरी जो ऑक्सीडेशन स्टेटस की बेसिस पे आप कर सकते हो, कोई बहुत खतरनाक चीज़ है नहीं। अब बात करते हैं अपन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन पे क्या होता है। हाइड्रोजन के साथ अगर आप रिएक्ट करवाते हो ना, जैसे आप Na को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये आपके बन जाते हैं हाइड्राइड। इसको कहा जाता है सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, अब हाइड्राइड के ऊपर भी बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन होता है, आपको NCERT में मिल जाएगा। तो ये जो होते हैं ना, ये रिड्यूसिंग नेचर रखते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर रखते हैं लोग। तो अब अपन इसकी कैसे देख सकते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो NaH, KH की रब से। ठीक है, अब जैसे ये अपन को इन्हीं में ऑर्डर कंपेयर करना है कि कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो अपन ये देखेंगे कि यार इसमें जैसे देखो H+ तो कांस्टेंट साइज का है, यहाँ Na+ और H- स्पीशीज रहती है बेसिकली है। तो आप ये देखो कि ये जो सीजियम आयन है बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो ये पोलराइजिंग कम हो जाएगा थोड़ा, समझ रहे हो। छोटा आयन होता है, पोलराइजिंग ज़्यादा होता है, तो इसका पोलराइजिंग ज़्यादा है, इसका पोलराइजेशन है ज़्यादा, यानी कि ये होगा कम स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे देखो ना कि H- का कुछ साइज़ है और जैसे Na है वो थोड़ा छोटा है, तो इसकी साइज़ का होगी, H बहुत छोटा होता है, तो ये कहीं ना कहीं बॉन्डिंग अच्छी होगी। ठीक है, और इवन यहाँ पे आप देखो तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर वगैरह भी इसमें ठीक है, तो थोड़ा स्टेबल कंपाउंड आप कह सकते हो इसको। अब CS के अंदर CS तो इतना बड़ा है, H इतना छोटा सा है, तो ये स्टेबल कम रहता है। ठीक है, समझने का तरीका है, इनफैक्ट ये फैक्ट ही है। ठीक है, फाइनली देखा जाए तो ये कम स्टेबल है, यानी कि ये रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखेगा, यानी रिएक्टिव होगा, यानी ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर ये रहता है हाइड्रेट्स का। ठीक है, Mg वगैरह के केस में भी वही चीज़ होती है, इसमें MgH2 वगैरह बनते हैं। ठीक है, कोई कोई में से स्टेबल वगैरह नहीं रहते हैं। ठीक है, तो वो सब भी ध्यान रखना है। CaH2 वगैरह होते हैं, इनका स्पेशल नेम्स होता है, हाइड्रोलिथ एंड ऑल दैट, वो आप देख सकते हो NCERT के अंदर। तो ये होगी आपकी बेसिक रिएक्शंस इसकी। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रेट बनता है, याद रखना है रिड्यूसिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग जो होता है उसका पावर का ऑर्डर है, देख सकते हैं अपन। फिर बात करते हैं अमोनिया के सॉल्यूशन की। तो देखो अमोनिया का जो सॉल्यूशन होता है ना, इसमें क्या होता है, आप अगर कोई एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल लेते हो और उसको अमोनिया में डिजोल्व करते हो ना, तो इसमें क्या है कि M+ बन जाता है और इसमें कुछ अमोनिया के कॉम्प्लेक्स वगैरह बन जाते हैं। फिर आपके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ना, ये अमोनिया के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेता है इस तरह का कुछ। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इससे सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो आपका अगर एल्कली मेटल की बात करो तो आपका सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में डार्क ब्लू ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो रेडिएशन एमिट करता है वो विजिबल रीजन में आती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो तो डिस्कलर हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी तमाम प्रॉपर्टीज रहती है इस सॉल्यूशन की। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, वाटर के साथ रिएक्शन करने पर बेस बनता है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी बता दिया। हेलोजन के साथ रिएक्ट करने पर आपका हेलाइड बनता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि H2 के साथ रिएक्ट होने पर हाइड्रेट बनता है, जो यूजुअली आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, उनका ऑर्डर भी मैंने बता दिया कैसे निकालना है। NH3 सॉल्यूशन बनने पर अमोनिएटेड सॉल्यूशन बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के साथ NH3 एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो विजिबल रीजन में राय करता है। दोनों का कलर भी बता दिया, प्रॉपर्टीज भी थोड़ी बहुत डिस्कस कर ली हैं। ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में NCERT में बहुत अच्छे से दे रखा है, ये चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से दे रखा है, ये चीज़ के बारे में बहुत अच्छे, सब कुछ अच्छे से दे रखा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को जैसे ही खत्म हो आप जाके घर पे NCERT खोलो और ये चारों चीज़ें पढ़ो। अभी पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, चीज़ें दिमाग में घुस जाएंगी। ठीक है, तो प्लीज़ पढ़ना, अच्छी चीज़ें हैं। ओके, हाँ भाई, अब यहाँ पे अपन देखने वाले कुछ और रिएक्शंस। ठीक है, तो वापस से इनकी अगर आपको डिटेल में जानना है मैं आपको रेफरेंसेस दूंगा। हम यहाँ पे कुछ बेसिक्स देखने वाले हैं। तो पहली बात होती है रिड्यूसिंग पावर की। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ना, रिड्यूसिंग पावर है, ये सब वो सब मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है, क्योंकि कई बार मैंने नोटिस किया कि बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, इसलिए वो चीज़ें याद भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अपन इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देने वाले हैं, तो सुनेंगे सब लोग। रिड्यूसिंग पावर के अंदर क्या होता है, तो अगर अपन गैसियस स्टेट में बात करें ना,
गैसियस स्टेट में, तो आपका रिडक्शन क्या होता है बेसिकली, रिडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके, कि आपका मेटालिक कैरेक्टर कितना है, कि मेटल का काम ही रिडक्शन होता है। तो अपन को पता है कि यार अगर अपन Li की बात करें, ना कि रब से फरियाद, ठीक है, अब फरियाद से मतलब नहीं हमें क्योंकि वो रेडियो एक्टिव हो गया। तो अब इनके अंदर अगर अपन देखें कि अगर ये अपन नॉर्मल तरीके से बात करें गैसियस स्टेट के अंदर, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है ये ऑर्डर हो जाएगा रिड्यूसिंग पावर का, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है। लेकिन अपन जैसे ही एक्वस मीडियम में आते हैं ना, एक्वस का मतलब है पानी के अंदर रिएक्शन हो रही है, तो आपको याद हो तो मैंने तुम्हें एक बात बताता, हाइड्रेशन नाम करके एक चीज़ होती है, ठीक है। हाइड्रेशन क्या होता है कि आपके मॉलिक्यूल या जो आयन है ना, ये इसके चारों ओर आपके वो आ जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ऐसा होगा पानी में जैसे डिजॉल्व होंगी ये चीज़ें, Li के चारों ओर आपके वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, Li प्लस जो भी है, मतलब डिपेंडिंग ऑन क्या स्पीशीज ऐड कर रही है। तो वहाँ पे एक चीज़ हो जाती है, एक होती है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो आप जैसे बात करो ना कि आपको जैसे रिडक्शन करना हो, ठीक है, तो हमें अगर रिडक्शन की जो डेल्टा एच है अगर वो एंडोथर्मिक हो गई, ठीक है, मतलब आप ऐसा देखो कि आपका ये जो मतलब एक्सोथर्मिक सॉरी, अगर आपका जो रिएक्शन है वो हीट इवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो अपन एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी जो गिब्स एनर्जी होगी वो आपकी नेगेटिव में जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ थर्मोडायनामिक्स की, यानी कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली मत फॉलो करो इस चीज़ को, लेकिन समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो आपका डेल्टा जी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव रहेगा, तो रिएक्शन ज़्यादा होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, ऐसी एक बात अपन कर सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से सही आर्गुमेंट यहाँ देना नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मुझे लगता है ये एक अच्छी सोच है समझने के लिए, ठीक है। तो आपको अपन को डेल्टा एच ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो अगर गैसियस स्टेट में हो तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है कि यार ये जो चीज़ है इसके अंदर आप अगर आयनाइजेशन वगैरह करते हैं तो आपको सबसे कम एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है सबसे कम होती है, तो इसलिए इसका डेल्टा एच है वो इनके कंपेरिजन में कम होता है, तो ये ज़्यादा अच्छी रिएक्शन होता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन आप जैसे ही एक्वा स्टेट में आते हो ना, तो यहाँ पे हाइड्रेशन की वजह से भी एनर्जी रिलीज होने लग जाती है, और यहाँ पे आपकी भले ही आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो, लेकिन हाइड्रेशन की वजह से इतनी ज़्यादा एनर्जी ऐड हो जाती है कि ये वेक्टर ओवरवे हो जाता है और आपका ऑर्डर उल्टा हो जाता है, ठीक है, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, ये ली का ज़्यादा, ना का कम, ज़्यादा, इस तरह का इसका उल्टा ऑर्डर हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो याद रखेंगे कि गैसियस स्टेट के अंदर रिड्यूसिंग पावर ये होती है, एक्वा स्टेट में ये पावर होती है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम चीज़ें करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो हुई एक बात, तो ये रिडक्शन का हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कार्बोनेट्स की, तो इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं उनके कुछ रिएक्शंस को देख लेते हैं अपन। पहले बात करके एल्किली मेटल्स की। एल्किली मेटल्स के जो कार्बोनेट्स होते हैं जैसे Na2CO3 है, इनको पानी में डिजोल्व करने पर क्या बनता है देख लो, H2CO3 बनता है और आपका बेस बन जाता है, ठीक है, याद रखेंगे सब लोग, H2CO3 प्लस NOH बनता है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, कुछ खतरनाक चीज़ नहीं है। कार्बोनेट्स को हीट करने पर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, स्टेबल कंपाउंड होता है, कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं बनेगा एक्सेप्ट फॉर लिथियम। Li2CO3 को हीट करने पर बनेगा आपका Li2O और CO2। अब ये बिहेवियर सेम टू सेम रेप्लिकेट होता है तुम्हारे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में, कि तुम अगर M2CO3 नहीं MCO3 ले रहे हो ना, कोई सा भी, मतलब MgCO3 CaCO3 ऐसा सेकंड ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले रहे हो, उसको तुम हीट करते हो अगर, तो इसके अंदर आपको MO मिल जाता है प्लस CO2 बन जाता है। और यहाँ पे देखो अब लिथियम का बिहेवियर कहीं ना कहीं सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स जैसा है, तो ये एक फेनोमेनन होता है जिसको कहा जाता है आपका डायगोनल इफेक्ट, ठीक है। तो आपकी जो पीरियोडिक टेबल उसमें कैसे हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिथियम है, ठीक है, यहाँ पे आपका मैग्नीशियम आता है, यहाँ आपका बोरॉन आता है, यहाँ नीचे एल्यूमिनियम आता है, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और यहाँ पे आपका आएगा सिलिकॉन, ये आएगा, ठीक है। तो इसका बिहेवियर इससे मैच करता है, इसका बिहेवियर इससे मैच करता है, इसका बिहेवियर इससे मैच करता है, ठीक है। ये होता है आपका डायगोनल रिलेशनशिप इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो ये प्रूफ भी हो रही है कि यहाँ पे देखो ये जो Mg है ये इस तरह की रिएक्शन देता है और ये भी इस तरह की रिएक्शन देता है, और इसके अलावा कोई भी नहीं देता है एल्कली मेटल्स में, तो ये कहीं ना कहीं से रिलेटेड है। वैसे ही कुछ रिएक्शन ऐसी होती है बी की जो Al को रिसेंबल करती है, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है बोरॉन की जो सिलिकॉन को रिसेंबल करती है। वैसे ज़्यादातर ये इन दोनों की बात की जाती है डायगोनल के अंदर, बट वो भी कोई लोग कहीं कहीं पे आ जाता है, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखिए डायगोनल रिलेशन किस में होती है, LiMg BAl और इनमें, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है, याद करना है, मैं बस बता रहा हूँ। तो ये रिएक्शन आपको थोड़ी पता हो तो ठीक रहेगा। अब ठीक है, हाँ, तो यही चीज़ है। अगर आप इसको डिजोल्व करते हो पानी में तो भी सेम रिएक्शन होती है, बेस बन जाता है प्लस H2CO3 बन जाता है, मतलब सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स को। ये तो हुआ आपका कार्बोनेट्स की बात। अब एक बाइकार्बोनेट भी एक चीज़ होती है, तो बाइकार्बोनेट में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कोई सा भी बाइकार्बोनेट अगर आप हीट करते हो ना, कोई सा भी बाइकार्बोनेट एक अनस्टेबल चीज़ होती है, तो ये बन जाता है आपका कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2,
ठीक है। इवन H2CO3 है वो भी ब्रेक हो जाता है, क्योंकि H2CO3 है वो हीट करने पर मोस्टली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो H2O + CO2 बन जाता है, H2CO3 नहीं बनेगा। तो ये चीज़ अगर आपका MgCO3 MgHCO3 है ना होल्ट वाइज, उसमें भी सेम चीज़ होगी कि यहाँ पे MgCO3 बन जाएगा H2O + CO2, ठीक है। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। तो यही रिएक्शंस होती हैं, याद रखनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हो गया आपका कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स कवर। नाइट्रेट्स की बात करते हैं। अब नाइट्रेट्स के अंदर देखो अजीबोगरीब हरकतें होती हैं, तो यहाँ पे भी आपको डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलेगी। तो अगर अपन जैसे NaNO3 को हीट करते हैं ना, इससे बनता है NaNO2 + O2, ठीक है। ये होता है आपके सारे एलिमेंट्स में फर्स्ट ग्रुप के अंदर। सेकेंड ग्रुप के अंदर क्या होता है अभी देख लेते हैं। सेकेंड ग्रुप आपके पास जैसे MnO3 होल्ट वाइज है, जैसे MgNO3 होल्ट वाइज है। इसको अगर आप हीट करोगे ना तो आपको ये नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा MgO + NO2 + O2, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाती है। अब यहाँ पे वापस से डायगोनल रिलेशनशिप दिखती है। लिथियम जो होता है ना वो ऐसी रिएक्शन नहीं देता है। लिथियम आपका कर देता है बकवास। लिथियम क्या करता है, लिथियम Li2O + NO2 + O2 दे देता है, ठीक है, जैसा इसमें होता है। अब इसमें भी वेरिएशन है, ज़्यादा हीट करने पर क्या होता है, कम हीट करने पर क्या होता है, कि मैं कहूँगा एक बार ये याद कर लो भाई, इतनी रिएक्शन याद हो जाए तो भी पहले वो करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप NCERT में देख के और चीज़ें इस तरह की रहती हैं उनको याद कर सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यही रहती है, ठीक है। तो अगर अपन ने एल्कली मेटल का नाइट्रेट लिया, उसको हीट किया तो नाइट्राइट बन जाता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। अगर अपन ने एल्केलाइन अर्थ मेटल लिया, उसको हीट करेंगे तो ऑक्साइड + NO2 + O2 बनेगा। और लिथियम तो आपका डायगोनल रिलेशनशिप शो करता ही है, तो ये इसका जैसी रिएक्शन हो जाती है कि ऑक्साइड + NO2 + O2 बन गया, ठीक है। सिंपल, बहुत खतरनाक कुछ है नहीं। तो नाइट्रेट्स के अंदर यही इन्फॉर्मेशन थी मोस्टली, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात हुई ख़त्म। अब यहाँ पे आपकी बहुत सारे NCERT जो बुक है ना उसके अंदर आपको बहुत सारी प्रोसेसेस दी हुई हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स का डिस्कशन किया गया है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, Na2CO3 है, NaHCO3 है, NaCl है, NaOH है। इनके ऊपर बहुत लंबे लंबे डिस्कशन किए गए हैं। उनको बनाने की प्रोसेस हो गई, जैसे सॉल्वर प्रोसेस है, ये सब है। तो अब इन चीज़ों का ये प्योरली थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, ठीक है, प्योरली थ्योरेटिकल पॉइंट्स है। तो इनमें बस बताया गया कि क्या मिक्स करने पर क्या बनता है, Na2CO3 कैसे बनता है, ये सब, ठीक है। तो इनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप NCERT में जाइए और बहुत अच्छे से इसको रीड कीजिए। स्पेशली सॉल्वर प्रोसेस से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता हो तो बढ़िया रहेगा। मेन जो रिएक्शंस थी ना, मैंने अभी आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी कवर कराई, उसमें जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, हाइड्रेशन एनर्जी है, रिडक्शन पावर है, ये सब मैंने आपको बता दिया कि कैसे ट्रेंड होता है और ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये पता हो उसके बाद अपन लर्न करने जाएंगे चीज़ें। तो जो चीज़ें एकदम एसेंशियल थी, लर्न होनी चाहिए, वो मोस्टली मैंने कवर की हैं वीडियोज़ में। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें, अब जैसे सॉल्वर प्रोसेस है, सॉल्वर प्रोसेस में मैं बताऊंगा क्या, मैं डब्बे बना के डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा तुम लोगों को, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इससे बढ़िया मुझे लगता है ये इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम रहेगा कि तुम लोग इसके बहाने जाके NCERT खोलो, उसमें देखो कि सॉल्वर प्रोसेस है क्या, क्या क्या रिएक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बहाने तुम्हारे NCERT एटलीस्ट खुली हुई, तुम रिवाइज करोगे, ओके। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं कहूँगा कि आप लोग ये चीज़ें पढ़िए। NaOH है, Na2CO3 है, NaHCO3, इनके ऊपर अच्छे अच्छे छोटे छोटे पैराग्राफ है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, प्योर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, किसी तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यहाँ पे मैं फिर भी थोड़ा बहुत आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा था, वहाँ पे मैं बताऊँगा कि आपको, ठीक है। तो प्योरली रीडिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। तो आप जाइए और ये प्लीज़ पढ़िए, ठीक है, जो भी चीज़ें। और मैं तो कहूँगा पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो अभी तक चलो मैं इतना फोकस नहीं कर रहा था इस बात पे, लेकिन अभी ये कंपलसरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी ये पढ़ रहे हैं, जिनको अगर मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है। तो ये आपके इनऑर्गेनिक के जो भी चैप्टर्स होंगे ना, स्पेशली S ब्लॉक और P ब्लॉक के दोनों चैप्टर्स, ठीक है, दोनों में आप वीडियोस के बाद वीडियोस क्लोज कीजिए और NCERT उसी समय पढ़िए। इसको आप कोर्स का पार्ट ही मानिए, ठीक है। तो याद कीजिए अच्छे से, और मैंने बताया उस टेक्निक से याद करना, ठीक है। तो S ब्लॉक ये हो गया आपका यहाँ पे। अब हम देखेंगे कुछ और मिसलेनियस पॉइंट्स होते हैं तो देखेंगे, वरना अपन P ब्लॉक पे आ जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है। एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं। तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।